टेक्नोलॉजी, आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना हमारा पैशन था। उसका रिजल्ट जो भी हो, फेलियर हो, सक्सेस हो, दैट्स इमीडिएट थिंग। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में जो सभी लोग को उसके ऊपर आना ही पड़ेगा। मतलब 98 में मैंने सीमेंस का डीलरशिप लिया एंड 2003 तक नॉट अ सिंगल ऑर्डर। नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसके डेवलपमेंट के मैन पावर रिसोर्सेज मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। पर्टिकुलरली जो सर्विस का जो रेम्यूनरेशन है वो ही मेरा इंस्पिरेशन है। टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लगता है कि बहुत बड़ा है, बट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लेस एंड रिटर्न्स आर वेरी हाई। बट Web3 को कोई कंट्रोल नहीं करता है। Web3 एक डेवलप करने के बाद वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिस पर डेवलप करने वाले का भी कंट्रोल नहीं होता है। आज का एपिसोड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होने वाला है। इंफॉर्मेशन ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सुनिश्चित करती है, जिसे ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। नॉलेज क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मिसयूज और आने वाले टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके इम्पैक्ट से जुड़ी तमाम फैक्टर्स की। कैसे ये क्रिप्टो और तमाम डिजिटल करेंसी इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं और इनमें ट्रेडिंग का सही तरीका क्या है, ये सारे टॉपिक्स पर जिनसे हम आज बात करने वाले हैं। उन्होंने आईटी की फील्ड में 30 साल दिए हैं। उन्होंने पहले वेब 1, वेब 2 और अब वेब 3 के हर पहलू को समझा और प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट क्लाइंट्स के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स रेडी किए हैं। तो नॉलेज के इस सेशन को शुरू करते हैं फाउंडर ऑफ प्राइमावेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड को फाउंडर ऑफ 1C टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड KSR मूर्ति सर के साथ। तो स्वागत करते हैं डार्ट ब्लॉकचेन के को फाउंडर मिस्टर KSR मूर्ति सर। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, एक तो जब आपकी जर्नी हम लोग देख रहे हैं, सो यू हैव अराउंड 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन IT एंड इट्स ह्यूज एक्चुअली। और तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये बेसिकली ये चाहता हूँ कि आपका स्टार्टअप का जर्नी जो है वो इतना आसान कभी नहीं रहता। हम लोगों को जो है समझ में आता है कि जब हमारी जर्नी कोई एक सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट हो जाती है तो सक्सेस की बातचीत होती हैं जी। लेकिन एक उसके पीछे एक फेलियर्स की कहानी भी ज़रूर होती है। बिल्कुल ठीक है। और एक वो ज़रिया जहाँ से आपको उसका इंस्पिरेशन मिला होगा, एक वो शुरुआत जहाँ से आपने इस जर्नी की शुरुआत की होगी। तो वो पहले समझना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये स्टार्टअप की जर्नी ये 3 decade का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार कहूँगा। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम रायपुर ओनली। मैंने BCom LLB किया हुआ है और मैं बेसिकली टेक्नोलॉजी को के तरफ मेरा इंक्लाइनेशन 90 के दशक से रहा है। बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो कंटिन्यूसली डेवलप करते हुए आया है। हम पर्टिकुलरली जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए हैं वो टेलीकॉम रिवोल्यूशन के समय से आए हैं, मतलब 90 के दशक में। तो सबसे पहला मेरा जो काम चालू हुआ वो मैं कंप्यूटर का एजुकेशन देता था। अच्छा। जिसमें मैं देश के प्रसिद्ध जो NIIT कंप्यूटर सेंटर है उनके फ्रेंचाइजी के रूप में काम करता था। एंड उसके बाद जब टेलीकॉम का एरा आया करीब समवेयर 2001 और 2002 के बीच में, तब जब सिंपल BSNL की केबल लाइन होती थी इंटरनेट के लिए, उस समय में मैं IP टेक्नोलॉजी को बेचने निकला था। और उसके लिए मैंने चैनल पार्टनरशिप लिया था सीमेंस और नॉर्टन नेटवर्क्स का। ओके। तो मैंने काफ़ी कॉरपोरेट्स को अपने सर्विसेज दिए। उसके तहत IP फ़ोन्स बेचे, IP एक्सचेंजेस बेचे और कॉरपोरेट क्लाइंट्स मीन्स लाइक लाफार सीमेंट, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज,
एंड जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज। फिर सेमी गवर्नमेंट में भिलाई स्टील प्लांट भी मेरा क्लाइंट हुआ करता था, ऐसी सेंट्रल रेलवे मेरा क्लाइंट हुआ करता था। सो ये सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करता था। साइमल्टेनियसली हमने सॉफ्टवेयर विंग भी खोला। ओके। और सॉफ्टवेयर में उस समय में जो भी ERPs होते थे या SAP होता था या फिर जो भी पर्सनल मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर्स होते थे, ये सारी चीज़ों को डेवलप करने का कंसल्टेंसी हम चलाते थे। तो समवेयर 2008 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2008 के बाद प्योरली सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में मैंने कन्वर्ट हुआ और काफ़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर्स हमने प्रोवाइड किया, काफ़ी सॉल्यूशंस दिए। उसके बाद 2015 के आसपास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस फास्टली मूव हुए ब्लॉकचेन की तरफ। तो एज मैंने पहले भी बोला कि जो टेक्नोलॉजी, आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना हमारा पैशन था, उसका रिजल्ट जो भी हो, फेलियर हो, सक्सेस हो, दैट्स ए इमैटेरियल थिंग। बट उसी सिलसिले में हमने ब्लॉकचेन के स्पेस में एंटर किया और वहाँ से काफ़ी स्टडीज़ किए, काफ़ी रिसर्च किए एंड देन काफ़ी लोगों को हमने ब्लॉकचेन सॉल्यूशन बना के भी दिए। वर्ल्ड वाइड अगर कहीं आज के डेट पे देखें तो हम लोग कोलंबिया, US के मार्केट में भी हैं, कोलंबिया के मार्केट में भी हैं, फिलीपींस के मार्केट में भी हैं, इधर दुबई के मार्केट में भी हैं। सो ऑल टुगेदर एक ग्लोबल अप्रोच ब्लॉकचेन के जरिए हमारा प्रेजेंस बना। काफ़ी क्लाइंट्स को हमने ये सॉल्यूशंस भी दिया ब्लॉकचेन से रिलेटेड। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में जो सभी लोग को उसके ऊपर आना ही पड़ेगा। जी। भले आज की डेट पे उसकी एक्सेप्टेंस एक ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो एक 3 से 5% लोग ही उसको ले पा रहे हैं। जी। बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर काम कर रही है। इसको रेगुलराइज करने के लिए अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रही है और जैसे जैसे ये रेगुलराइज होगा तो नेचुरली काफ़ी एडवांटेज, काफ़ी बड़ा फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलेगा। जी। बेसिकली मैं शुरुआत में समझना ये चाह रहा था, क्योंकि ये 30 साल की जर्नी है जी। आपने जैसा बताया जी। ये बहुत खूबसूरत दिखा। जी। ये पूरी जर्नी बहुत खूबसूरत आपने जो बताई, जी। एकदम अच्छा, सब कुछ अच्छे अच्छे से जाता रहा। जी। अच्छे कंपनी से, अच्छे ब्रांड से आप जुड़ते रहे, जी। अच्छे सर्विसेज आप प्रोवाइड करते रहे। जी। बट क्या ये 30 साल इतने ही अच्छे रहे? जी नहीं। इसमें कुछ उतार चढ़ाव तो आए होंगे। बिल्कुल। समझने का ये प्रयास ये है कि 30 साल अपने प्रयासों पर टिके रहना, उस माइंडसेट को डेवलप करना, जी। जो आपकी सोच है जी। उसको प्रारूप दे देना, जी। ये माइंडसेट डेवलप कैसे किया जाए आज की पीढ़ी के लिए? जी, ये एक्चुअली एक कहा जाए तो जैसा कि आपने पहले बोला कि भाई इन 30 सालों में आपने फेलियर नहीं देखे क्या या फेलियर नहीं हुआ क्या। तो उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी अपकमिंग रहती है उसको उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। जी। उसका रिजल्ट फेलियर भी हो सकता है, उसका रिजल्ट सक्सेस भी हो सकता है। तो जब मैंने सीमेंस का काम को चालू किया, जी। शुरू के 4 से 5 साल मेरा फेलियर का पीरियड था। मैं जब IP टेलीफोन बेचने जाता था या IP टेक्नोलॉजी बेचने जाता था तब IP के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं हुआ करता था। सो वो एजुकेशन मैंने कंटिन्यूसली इंडस्ट्रीज़ में डेवलप किया। मैंने एजुकेशन दिया, मैंने उसका कंसल्टेंसी दिया, बट रिजल्ट के रूप में मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिला 5 साल तक। 5 ईयर्स, मतलब 98 में मैंने सीमेंस का डीलरशिप लिया एंड 2003 तक नॉट अ सिंगल ऑर्डर। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट, इंजीनियर्स का कॉस्ट, मेरी अपनी मेहनत की कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जाते रहे। सो दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, राइट। 5 ईयर्स के बाद जब टेलीकॉम रिवोल्यूशनाइज हुआ तो फिर हर इंडस्ट्री में जहाँ मैंने एजुकेट करके आया था, हर एक की वो रिक्वायरमेंट थी और हर ने मेरे को बुला के एक ही साल में मैंने 5 करोड़ की माल बेचे। 5 सालों के अंदर में 5 रुपए का भी हमने एक्सचेंज नहीं बेचा। बट 5 ईयर्स के बाद जब वो एरा आया
तो उसमें सबसे पहला नाम लोग ये बोलने लगे थे कि सीमेंस का मूर्ति को बुलाओ। सो दैट वाज द ब्रांड आई एस्टैब्लिश फॉर माई सेल्फ, राइट। और बाकी उसके बाद 2007-8 तक का ये टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चला। उसके बाद फिर कंपटीशन बहुत हैवीली आया उसमें भी, और कुछ पर्सनल चीज़ें भी डिस्टर्ब हुई, फैमिली भी डिस्टर्ब हुआ, तो उसके कारण फिर हमको 2007-8 में कुछ गवर्नमेंट के साथ भी काम थे तो वो काम भी डिस्टर्ब हुए। सो 2007-8 में हमको ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और उसके बाद फिर जो सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट का सिलसिला चला तो वो कंटिन्यूसली चलता रहा। एंड उसमें भी अगेन एक 7 साल का बहुत बड़ा स्ट्रगल पीरियड था 2008 से 2015, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा था और लोगों की सैलरीज थी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो वो स्ट्रगल पीरियड को भी हमने निकाला। और जब ये ब्लॉकचेन के बारे में हमने देखा तो अगेन एज ए अर्ली अडॉप्टर हमने अडॉप्ट किया उस चीज़ को, और उस चीज़ में इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया और उसके डेवलपमेंट साइड में भी टीम को बिल्ड करते, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसके डेवलपमेंट के मैन पावर रिसोर्सेस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। जी। सो बट समहाउ वी आर, जैसे मैंने बताया कि मैं कंप्यूटर एजुकेशन करता था, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं आज ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े जगह में सेटल्ड हैं, तो उनसे भी हमको एक मदद मिलती रही। तो सक्सेस का मेन रीजन अगर हम बोले तो वो बैकअप है जो लोग हमारे साथ में हैं। जी, है ना। अभी आपने जो बात कही उसमें से एक चीज़ जो निकल करके आती है, आपने बताया कि 5 साल में 5 रुपए का भी बिजनेस नहीं था। बिल्कुल सर। वो अब ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि वो 5 साल में 5 रुपए का बिजनेस ना करके जी, वो क्या माइंडसेट था या क्या आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था कि उसी बिजनेस में आप टिके रहना है। राइट। ठीक है, आपको जब आपने शुरू किया होगा तो किसी एक सोच के साथ शुरू किया होगा जी, बट शायद आपने नहीं सोचा होगा कि 5 साल ऐसा होगा। लेकिन 5 साल वो नहीं हुआ जो आपने सोचा था। जी। उसमें टिके रहने के लिए क्या इंस्पिरेशन या पावर थी? उसका इंस्पिरेशन ये था कि हम जो भी एक्सचेंजेस, क्योंकि हम लोगों का जो बिजनेस था वो सर्विस ओरिएंटेड था, सर्विस बेस्ड था, तो सर्विसेज के पैसे मिलते थे। सो डेफिनेटली अगर कहीं मैं इक्विपमेंट करोड़ों के, क्योंकि लाखों और करोड़ों के इक्विपमेंट आते थे, अगर मैं एक भी इक्विपमेंट बेचता हूँ तो वो क्लाइंट कैपिटल इक्विपमेंट होने की वजह से वो क्लाइंट मेरे को लाइफ लॉन्ग एनुअल मेंटेनेंस देता है। ओके। तो अगर मैंने 5 साल में कुछ भी नहीं बेचा और 5वें साल में 5 करोड़ रुपए का बेचा और सीमेंस से मेरे को एक्सीलेंस अवार्ड मिला, सो बेस्ट सेल्स का, मतलब मुंबई के रीजन के रहते हुए छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर में अगर वो, दैट वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो जो 5 साल मैंने सीखा वो 6वें साल में, एक ही साल में वो सारा क्लाइंटल आ गया और एक ही साल के अंदर में हम 50 लाख रुपए के एएमसी के ऊपर पहुंच गए। सो दैट पर्टिकुलरली जो सर्विस का जो रेम्यूनरेशन है वो ही मेरा इंस्पिरेशन था कि भाई ये अगर कहीं आज नहीं भी आ रहा है तो अगर कल के दिन मैं क्लाइंट्स को बनाता हूँ और उनको प्रॉपर सर्विसेज देता हूँ तो दे विल पे मी द एनुअल मेंटेनेंस एज ए सर्विस चार्ज फॉर मी। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए डेफिनेटली 5 years का टाइम, इट्स दैट वाज नॉट अ स्मॉल पीरियड, क्योंकि किसी भी करियर में, किसी के भी करियर में एक 5 साल का, वो भी 30 से 35 के बीच में जो आपका करियर का पीक होता है, वहाँ पर आप स्ट्रगल पे निकालें उस चीज़ों को। सो हाँ, नहीं कहानी इसलिए भी एज ए टेक्नोलॉजी बिलीवर मैंने उस टेक्नोलॉजी फील्ड को नहीं छोड़ा जी। और वी नो इट कि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लगता है कि बहुत बड़ा है, बट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लेस एंड रिटर्न्स आर वेरी हाई। लेकिन बनाना हमको एक ही बार पड़ता है जी। और बेचते बार बार है जी। सो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है। अपनी बातचीत में आपने एक चीज़ का और जिक्र किया कि आपने जब शुरुआत की जी करियर की तो तब उस वक्त आईटी का जन्म ही मान लीजिए एक तरीके से हिंदुस्तान में। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक बिजनेस का फेज होता है जी, वैसा ही हमने देखा है कि आईटी का भी एक फेज है हिंदुस्तान के अंदर जी। ठीक है, अभी मैं वर्ल्ड मैप पर नहीं जा रहा हूँ, अभी केवल इंडिया की ही बात कर रहे हैं। और उसमें जब हम गौर करते हैं तो 3
शब्द जो है हम उछलते हुए देखते हैं, वेब 1, वेब 2, वेब 3। जी ये क्या है, क्या टर्म्स हैं? अगर इसको सामान्य भाषा में समझना चाहें जी तो ये आईटी का फेज वेब 1, वेब 2, वेब 3 कैसे समझ सकते हैं? वेब वन इज़ बेसिकली वेरी इनिशियल फेस था। वेब वन जो जी एक स्टैटिक पेज के रूप में काम करता था। जो भी कंटेंट डेवलपर है या वेब डिजाइनर है, जी उसके ऊपर जो डेटा डाल दिया वो स्टैटिक पे चलता था। और फिर उसके बाद वेब टू का इरा आया। वेब टू के इरा में जैसे गूगल है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें एक एडवांस्ड वर्जन में आया। अच्छा और अब जो वेब थ्री आ रहा है, जी दिस इज बेसिकली वेब टू एंड वेब वन इज प्योरली कंट्रोल्ड बाय सम अथॉरिटीज और सम डेवलपर्स, राइट। बट वेब थ्री को कोई कंट्रोल नहीं करता है। वेब थ्री एक डेवलप करने के बाद वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है जिस पर डेवलप करने वाले का भी कंट्रोल नहीं होता है। तो डेटा डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम आज के डेट पे वो काफ़ी चलता है, तो वेब थ्री के ऊपर वो डेटा डिसेंट्रलाइजेशन। अब बिल्कुल सही है। तो डेटा डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी बात होती है जी तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आता ही आता है। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि आपके करियर के 30 साल में से अभी वाला जो फेज चल रहा है जी, ये प्योरली डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। पूरा डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर और कहें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। राइट जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड अदर प्राइवेट एंटिटीज़ को टेक्नोलॉजी के तौर पे एम्पावर करने के लिए आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ में उनको एम्पावर किया है। राइट। लेकिन अगर ब्लॉकचेन मैनेजमेंट को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर समझना चाहें आसान शब्दों में, है क्या, क्या करता है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक काम करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के फॉर्म में काम करता है। जी सो इट मीन्स कि जितने भी ग्लोबल कंप्यूटर्स हैं, हाँ हर एक कंप्यूटर इसका नोड होता है और ये डेटा हर नोड के ऊपर अवेलेबल रहता है। सो ब्लॉकचेन का जो भी डेवलपमेंट होता है वो डेटा एज इट इज़ जाके सभी सारे सारे कंप्यूटर्स में ग्लोबल लेवल पे जी इसकी प्रतिलिपि मौजूद रहती है। तो उसको आल्टर करना या उसको टेम्पर करना किसी के भी लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट इज। जी और जो भी ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हैश जनरेट होता है और वो हैश के थ्रू में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हैश कैन नॉट बी टैम्पर्ड। हैश जो भी जनरेट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ओके और उसकी एक प्रतिलिपि हर जगह रहती है। मतलब वो एक्चुअली जैसे क्या बोलो आप, हर कंप्यूटर के ऊपर वो चीज़ अवेलेबल रहता है। अच्छा मतलब एक डेटा का जो व्यू है वो हर आदमी के लिए ओपन रहता है। अगर सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो जो ब्लॉकचेन का जो मेजर इम्पोर्टेंस है वो सिक्योरिटी ही है। वही सिक्योरिटी है और प्राइवेसी है। डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी की बात प्राइवेसी है। प्राइवेसी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हैश जनरेट होता है, वहाँ कोई नाम होता नहीं है। जी सो आपका जो वॉलेट आईडी होता है या जो हैश जनरेट होता है वो ही उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। जी सो अभी अगर हम सामान्य भाषा में इसको समझना चाहें जी टेक्नोलॉजी के तौर पर, क्या हम उदाहरण से समझा सकते हैं कि अभी आज के समय में जो एक यूज़र यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी को, जी उसमें और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने से जी उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अभी के जो टेक्नोलॉजीज जो भी यूज़ हो रही है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, इसमें डेटा का सेंट्रलाइजेशन है। कोई ना कोई अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल करता है। जी और डेटा की प्राइवेसी उतनी नहीं हो पाती है। पब्लिक के लिए अब डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी, इवन गवर्नमेंट्स भी उसके ऊपर कानून नियम बना रही है कि भाई ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए। बट ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा है नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत डेफिनेटली इसका पूरा का पूरा एडवांटेज है और डेटा सिक्योरिटी भी है, प्राइवेसी भी है। और धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन का जो एक्सेप्टेंस है वो भी वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है और गवर्नमेंट्स भी इसको रेगुलेट करके लाइक KYC लगा के या रेगुलेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन में जो भी ड्रॉबैक्स हैं
उन चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल करके उसको एक्सेप्टेंस दे रही है। ड्रॉबैक जैसे अभी क्या होता है कि ब्लॉकचेन है तो नेचुरल बात है कि एक डिजिटल करेंसी सब ब्लॉकचेन का अपना बना हुआ मोनेटाइज किया हुआ है उसके थ्रू में, राइट। वो चाहे बिटकॉइन बोल लो, चाहे इथेरियम बोल लो, चाहे सोलाना बोल लो, तो सभी लोग अपना अपना करेंसीज बनाए हुए हैं। उसका डिजिटल करेंसी को किसी ने डिजिटल एसेट बोला हुआ है, और व्हाटएवर जो भी आप उसको ले लो। सो वो करेंसी का पार्ट जो है बेसिकली पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ पर उनका पैसा सेफ है और सिक्योर है, और इट इज़ अननोन टू एनीबडी, राइट। तो इस चीज़ में क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है इसके थ्रू में। इसके थ्रू में कोई ड्रग्स की खरीदी हो सकती है। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है इसके ऊपर कानून बना दिए गवर्नमेंट्स, और ये रेगुलेशंस अगर कहीं बायलॉज बन जाते हैं, और इसीलिए अभी अदरवाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम में केवाईसी की ज़रूरत नहीं होती है, एक वॉलेट एड्रेस ही काफ़ी होता है। बट केवाईसी इसीलिए मांगा जाता है कि आज की डेट पे कि भाई डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी कौन इसको कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, और उसके टैक्सेशन या जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको देखने के लिए ही ये चीज़ों को बनाया गया है इसके। अच्छा, इसमें दो टर्म्स और आती हैं जी। एक आता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक आता है पब्लिक ब्लॉकचेन। जी। दोनों में क्या अंतर है? प्राइवेट ब्लॉकचेन इज बेसिकली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बनी, जैसे भी हम इंडिया में बात करें तो सीडीबीसी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, सीबीडीसी, जी, है ना। सो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, बट उसका एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, जैसे जो भी आरबीआई हो सकता है उसमें, तो आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। और बाकी लोगों के लिए वो डेफिनेटली एक डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न में काम करेगा। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक स्पेसिफिक अथॉरिटी अगर कंट्रोल कर रहा है तो दैट इज बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन। ओके। पब्लिक ब्लॉकचेन इज ओपन फॉर एवरीबडी, मतलब it will be meant for public, it will be run by public, and it is made by the public only. पब्लिक ही उसको चलाता है, पब्लिक। हाँ। एक प्लेटफॉर्म भले कोई भी बनाने वाला कोई हो सकता है जी, मतलब जैसे हम डेवलपर हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिए, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिक ही ऑपरेट करती है। जो बनाता है उसका भी उस पर कंट्रोल नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सो दिस इज व्हाट द बेसिकली पब्लिक ब्लॉकचेन वर्क्स। अभी आपने जिक्र किया बिटकॉइन, जी, ठीक है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ सुने हुए, जी, जिसका एक बूम आया और सबने एज एन इन्वेस्टमेंट टूल जी, उसको इस्तेमाल किया। फिर उसके कुछ केसेस भी आए जी, ऐसे जो शायद उसके पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल, नेगेटिव भी आए, जिससे लोगों का मन उससे हटा। बिल्कुल, कुछ लोगों ने उसको बलून करार दिया कि वो बलून था, अभी हवा निकल चुकी है। राइट। क्योंकि आपने ब्लॉकचेन का जिक्र जो है वो बिटकॉइन में, और वो है भी, क्योंकि Right. ब्लॉकचेन का अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ब्लॉकचेन तो शायद 91 में उसका जिक्र हो चुका था जी, लेकिन हम लोगों के परिचय में, खासतौर से इंडिया के परिचय में, वो तब आया जब बिटकॉइन का जिक्र आता है। जी, तो बिटकॉइन के साथ कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का एसोसिएट हो गया वो शब्द। राइट। लेकिन जो आपने बताया कि ब्लॉकचेन का ऐसा नहीं है कि केवल क्रिप्टो में ही काम होगा, उसका और दूसरी चीज़ों में भी, दूसरे जगह पर भी काम हो सकता है, जिसमें शायद सप्लाई चेन, बैंकिंग और ये सारा, जिसमें आपने बताया कि गवर्नमेंट बॉडी उसको अभी रेगुलेट अगर करेंगे तो आगे आने वाले समय में उसका यूज़ और बढ़ेगा। बिल्कुल। एंड दैट इज़ प्योर फॉर डेटा सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली, एंड प्राइवेसी ऑब्वियसली। तो क्रिप्टो करेंसी को आप कैसे देखते हैं? क्रिप्टो करेंसी देखिए, ये अगर कोई भी ब्लॉकचेन बना है या कोई भी चीज़ है तो उसको मोनेटाइज करने के लिए एक डिजिटल करेंसी का रूप दिया गया है। और क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा आप एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, उसकी नेचर है कि वो वोलेटाइल है, बिकॉज ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। पब्लिक एक्सेप्ट करते जा रही है, या जो भी उसके यूज़र्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स
वाले भी अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है जी। तो जब डिमांड बढ़ता है तो जो भी कॉइन्स हैं वो जी। फिक्स्ड है। जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन का सर्कुलेशन फिक्स्ड है, वो आपको उसके ब्लॉकचेन के ऊपर दिखेगा। जी। और जब यूज़र बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है जी। बट ऑब्वियस, तो डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जैसे भी आपने बोला कि लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट टूल के हिसाब से यूज़ किया, तो इन्वेस्टमेंट टूल के हिसाब से यूज़ किया तो जब रेट बढ़ा तो उन्होंने बेचा। तो बेचा तो नेचुरली जो रेट है ऊपर नीचे, जब सेल का प्रेशर रहता है तो रेट गिर जाता है, बाई का प्रेशर रहता है तो रेट बढ़ जाता है। सो ये पूरा डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है। और अभी आने वाले टाइम में जैसे अभी हम हाल्विंग में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो 18,000 या 15,000 रुपये, $15,000 जब था बिटकॉइन, तो हाल्विंग के समय में $70,000 का एक्सपेक्टेशन था। सो लोगों ने उसको बाई किया एंड आज मेरे ख्याल से 70,000, कल या परसों एक 72-73,000 तक का गया हुआ था बिटकॉइन। और आज भी अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये भी अभी भी ट्रेड कर रहा है $65,000 के ऊपर। तो बट ऑब्वियस है, आप कोई भी एनी इन्वेस्टमेंट या एनी करेंसी, सबका एक वैल्यूएशन होता है और उस वैल्यूएशन के हिसाब से डिमांड सप्लाई बनता है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट का फ्लक्चुएशन होता है। गवर्नमेंट की करेंसीज में कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं होता लेकिन इन्फ्लेशन होता है। सो ब्लॉकचेन के जितने भी डिजिटल करेंसी है वो इन्फ्लेशन को रोकता है। सो दैट इज द थिंग, वन थिंग विच पब्लिक इज एक्सेप्टिंग दिस एंड गोइंग टुवर्ड्स दिस। अब डिमांड सप्लाई तो नेचुरली, अभी जो $15,000 में खरीदा है वो $63,000-65,000 में बेचा है, तो उसने तो पैसा कमाया, राइट। और जहाँ तक यूटिलिटी का बात है, और यूटिलिटी में भी वही फ्लक्चुएशन काम करता है। कई अब प्रॉपर्टीज़ भी अब उसके ऊपर आ रहे हैं, मेडिसिन्स भी आ रहे हैं, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर कमिंग ऑन द ब्लॉकचेन। ओके, सो वो जैसे जैसे इसका एक रेट इस्टेब्लिश होगा या एक जो भी चीज़ें बढ़ेगी आगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड के पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एक 3% से 5% लोग भी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल नहीं करते। ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस को फुल्ली इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है अभी 3% का मार्केट में ही ये $3 ट्रिलियन का मार्केट है। तो आप समझिए कि ये शेयर मार्केट या जो भी फॉरेक्स का मार्केट है, इससे काफ़ी बड़ा मार्केट ये होने जा रहा है आने वाले टाइम में। तो इसका एडवांटेज डेफिनेटली अर्ली अडॉप्टर्स जो भी होंगे उनको होगा। सो अभी जैसा आपने बताया उससे जो चीज़ समझ में आती है, जो डिसएडवांटेजेस हैं या एडवांटेजेस हैं जी, ये तो सिमिलर ही दिखते हैं, चाहे हम रियल एस्टेट का बिजनेस देखें जी, बहुत बेसिक से लेकर के, राइट, और या फिर अगर हम उस तरीके से सेलिंग और बाइंग पर जाएं तो शेयर मार्केट देखें, राइट। तो ये तो जो ऑपरेशनल प्रोसेस है वो तो सेम ही दिखता है, सेम ही है। लेकिन फिर ये इसकी वजह क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो माइंडसेट है, वो फिर इस तरीके का क्यों हुआ? और जैसा देखा कि क्या, वो आप बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसी ही स्थिति है कि लोगों ने कहा कि ये मार्केट वही जो मैंने पहले बोला कि बलून है, ये बूम आया, हाइप क्रिएट हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट किया, और बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास ऐसे कि, और फिर लोगों ने एकदम से बैकआउट किया, ठीक है, लोग बैंकरप्ट हुए, तो जो है कहाँ कमी रह गई आपके हिसाब से? इसको किस तरीके से जो है लोगों को लेना चाहिए? ये बेसिकली ये चीज़ है कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट टूल मानकर काम किया है, तो डेफिनेटली उसमें लॉस हो सकता है। बिकॉज चीज़ें ऐसी है कि यहाँ डिमांड बढ़ते गया रेट, तो आप भाई अब अवेयरनेस की कमी, मैं अगर कहूँ ये बात कहूँ तो ये कोई गलत बात नहीं होगा, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, उसको जज नहीं कर पा रहे हैं या उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। एज ए स्पेकुलेटिव मार्केट है करके वहाँ जाके सिर्फ पैसा लगाते, पैसा निकालने का बात है, तो वहाँ लॉस हुआ। और दूसरी बात ये भी सच है कि कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने इसका मतलब एडवांटेज भी लिया बाय यूटिलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजीज, उन्होंने स्कैम भी किया। सो बोथ थिंग्स आर देयर एंड एवरी मार्केट हैज़ दैट। इवन शेयर मार्केट में भी स्कैम्स होते हैं, इवन रियल एस्टेट में भी स्कैम्स होते हैं। इट डजंट मीन कि वो मार्केट खत्म हो गया। भाई स्कैम वर्ड तो ग्लोबल लेवल पे इट इज़ फेमस वर्ड,
जी। जिसको अब वो उसको रोका भी नहीं जा पा रहा है। जी। गवर्नमेंट सारे कानून नियम सारी चीज़ें बना रही है, लेकिन फिर भी हो ही रहे हैं। सो क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक पे अगर देखें तो कितना अलग है इंडियन पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड मैप पे पर्सपेक्टिव अगर देखें, कितना बड़ा मार्केट है, क्या जैसा परसेप्शन इंडिया में अभी फ़िलहाल बना हुआ है वैसा ही परसेप्शन जो है वो वर्ल्ड मैप पर भी है? कितनी बड़ी है इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी की? सी क्रिप्टो करेंसी की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, और करंट मार्केट एंड ग्लोबल लेवल पे सारे बड़ी कंट्रीज जो भी हैं उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, पहले एक्सेप्टेंस हो ना हो। 2018-19 में इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी बोला था कि बैन कर देंगे और जी। समथिंग, बट डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को कोई भी बैन नहीं कर सकता, किसी का भी कंट्रोल नहीं हो सकता। एंड अगर टेक्नोलॉजी के पेस में हमको चलना है किसी भी कंट्री को, तो वो कंट्री को उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉज जो भी बनाने हैं, सारे गवर्नमेंट्स वर्क कर रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट्स फास्टर वे में वर्क किए और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और कुछ गवर्नमेंट्स अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो कोई भी कंट्री अब ब्लॉकचेन से अछूता नहीं रहेगा। ब्लॉकचेन मतलब आप अगर कहीं बीच में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का अगर कहीं आपने एक आध वीडियो आया भी था, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में बात भी किया था। तो गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग सीरियसली ऑन दैट। लेकिन ये बात भी तो सच है कि केसेस तो उस तरीके के हमने देखे हैं। जैसे अभी ऑफ कैमरा हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने वो एक यूएस का एक केस का जिक्र किया। जी जी। तो ऐसे केसेस का क्यों है, मतलब क्या कारण है इनका? देखिए इसमें क्या होता है, अभी जैसे भी जो भी हैं, अब ये फाइनेंशियल मार्केट्स को कहीं ना कहीं टच करता है। तो मनी का जो राउटिंग है, अभी जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि यूएस मार्केट का जो FTX करके एक्सचेंज था, जो काफ़ी बड़ा स्कैम के रूप में आया और उनको करीब करीब 150 साल की सज़ा भी हुई। तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर पब्लिक मनी का जो भी यूटिलाइजेशन है वो दूसरे जगह में किया गया, मनी को राउट कर दिया गया, मनी को दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया गया। तो नेचुरली वो एक स्कैम के रूप में आया और वो कोलैप्स हुई वो कंपनी। सो गवर्नमेंट थी वहाँ की, यूएस की गवर्नमेंट थी, तो नेचुरली उन्होंने उसके ऊपर कड़े स्टेप लिए। अब जितना भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी है वो सीज करके जितना पब्लिक का पैसा का प्रोटेक्शन था वो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट कर रही है। तो जैसे हम ब्लॉकचेन की जब बात कर रहे हैं, अभी भी जब क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है जी, तो हर एक बार ब्लॉकचेन एसोसिएट हो रहा है इस चीज़ से। तो क्या माने, ब्लॉकचेन इज ओनली अबाउट क्रिप्टो करेंसी या इससे बढ़कर के भी जो है कोई रोल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? नहीं, ये कहना गलत होगा कि क्रिप्टो करेंसी इज द ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी इज पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ओके। मतलब क्रिप्टो करेंसी का जो रोल है वो एक 5% का रोल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए, कोई भी सर्विस यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन आप पे करते हो, तो वो पेमेंट देने के लिए डिजिटल करेंसी का उत्पन्न हुआ, और वो ट्रांजिट करना आसान होता है, उसके ऊपर फीसेस वगैरह जो बैंकिंग चार्ज है उससे कम पड़ता है, इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई। अदरवाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इट्स अ वाइड टेक्नोलॉजी। इसको मेडिकल के फील्ड में भी आप यूज़ कर सकते हो। मेडिकल जैसे भी मेडिसन्स हैं, मेडिसन्स का काफ़ी डुप्लीकेसी होता है बोलते हैं, वो डुप्लीकेसी को आप रोक सकते हो। रियल इस्टेट है, पेपर्स जो भी इधर मतलब एक ही पेपर 2 लोगों के नाम से है, 4 लोगों के नाम से है, उन सब चीज़ों को चेक किया जा सकता है इसके ऊपर, क्योंकि इसका डेटा टेम्पर प्रूफ है। इसका डेटा एक बार आपने डाल दिया तो वो डेटा को ना तो ऑपरेटर डिलीट कर सकता है, ना कस्टमर डिलीट कर सकता है। दैट इज विल बी परमानेंट। लाइक आप मेडिसन्स में अगर एक एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें, तो मेडिसन में जो भी मेडिसन्स बन रही है उसमें डुप्लीकेसी को रोकने के लिए आप अगर कहीं ब्लॉकचेन का जैसे हैश जनरेट होता है वैसा एक बारकोड जनरेट हुआ, और वो मेडिसिन कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब प्रोसेस हुआ, कब वो
लॉजिस्टिक के थ्रू में एंड रिटेल शॉप में आया और एंड यूज़र को गया, तो ये पूरा ट्रैक उस पर रहेगा। सो इट कैनॉट बी डुप्लीकेटेड। आप अगर कहीं 100 टैबलेट बनाया है तो 100 से 101 नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन अभी नॉर्मल मार्केट में 100 बना है कि 101 बना है ये आपको नहीं मालूम है, क्योंकि बनाने वाला ही जानता है कि वो कितना बनाया है और क्या बनाया है। सो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन विल बी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एप्लीकेशंस। इवन रियल एस्टेट में भी आप देख लो, काफ़ी जगह में यूज़ कैसे है ब्लॉकचेन का। अच्छा। तो क्रिप्टो करेंसी तो एक पार्ट है। यू कैनॉट से कि खाली क्रिप्टो करेंसी इज द, मतलब बिटकॉइन बोले तो ब्लॉकचेन, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन एक पार्ट है उसका। सो अगर देखा जाए तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो अभी तक आपकी बातचीत से समझ में आता है वो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ही है। एब्सोल्युटली। तो अभी के जो एप्स या जो भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं और उसमें वो बहुत बड़ा चैलेंज है जी, डेटा सिक्योरिटी का। सो आप उसको थोड़ा सा समझाइए कि ये अभी का जो करंट सर्विसेज या जो एप्स जो है, जो डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे दूर हो सकता है? अभी अगर कहीं करंट लेवल पे अगर अपन बात करें तो हमारे डेटा हर जगह अवेलेबल है। अभी आप रात को सोते समय सोचिएगा कि भाई मेरे को इडली खाना है, तो आपको इडली का फोटो आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। वो इडली कहाँ कहाँ मिलता है उसका डेटा आ जाएगा पूरा। सो आज के डेट पे जो भी डेटा सिक्योरिटी का फैक्टर है वो ट्रेडिशनल वे में, अभी जो सेंट्रलाइज्ड वे में है, वहाँ पर डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। ये इवन गवर्नमेंट भी मानती है, लोग भी मान रहे हैं, और आप खुद उसको रियलाइज़ कर रहे हो, क्योंकि आप जो चीज़ को सोचते हो वो चीज़ आपके गूगल के ऊपर आपको मिलता है। आपका फ़ोन आपको सुनता है और तुरंत वो चीज़ों को आपको मतलब ऐसा है कि आज एक डेटा कई, आप अगर हम एक बैंक की बात करें, आप एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करो, खाली अप्लाई करो और वो वहाँ से अप्रूव हुआ रिजेक्ट हुआ वो तो मैटर अलग होता है, लेकिन बाकी सारे बैंक्स के आपके पास फ़ोन पे मैसेज आना चालू हो जाए। कहाँ से मिल जाता है इनको डेटा? सो आवर डेटा इज स्कैटर्ड एवरीवेयर। अगर वही चीज़ ब्लॉकचेन के ऊपर आता है तो वो डेटा न बिक सकता है, न टैम्पर हो सकता है, न डिलीट हो सकता है। वो जिस पर्टिकुलर जगह जाना है वो वहीं जाएगा। तो ये बेसिकली एडवांटेज है ब्लॉकचेन का। डेटा को ना तो टेम्पर किया जा सकता है, ना डेटा लॉस होगा वहाँ पर, ना डेटा लीक होगा। बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो डेटा एक डिसेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर डला हुआ है, वो लीक होने का कोई स्कोप नहीं है वहाँ पर। अच्छा। सो अब इसमें एक डाउट आता है कि क्या इस टेक्नोलॉजी में ऑल्टरेशन ही पॉसिबल नहीं है, या ऑल्टरेशन हो सकती है बट उसको डिटेक्ट जो है वो इस टेक्नोलॉजी में जल्दी कर लिया जाता है? क्या है? नहीं, ऑल्टरेशन पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्टरेशन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ओके। तो इसी में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं आगे चल के, वो अपने जो भी कम्युनिटी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी वो है, तो उसके ऊपर चीज़ों को बढ़ाया जरूर जा सकता है। डेटा को ऑल्टर नहीं किया जा सकता, ना ही टैम्पर किया जा सकता है। ओके, इट मीन्स कि अगर एक बार एक्सपैंड किया जा, स्केलेबिलिटी के ऊपर काम हो सकता है, बट बेस के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। जो एक बेस स्ट्रक्चर बन गया डेटा स्टोरेज का, उस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हो सकता। अच्छा, ओके। इसी में ही फिर दो टर्म आती हैं निकल करके ब्लॉकचेन में, एक बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन और एक बोलते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन। जी, दोनों में क्या फ़र्क है? प्राइवेट ब्लॉकचेन इज बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टील फैक्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, वो भी अपने लिए ब्लॉकचेन तैयार कर सकता है, अपना इंटरनल ऑपरेशंस पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि आप ये जानते हैं, आप ये आपने देखा होगा कि हर हायरार्की के हिसाब से अप्रूवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट? तो जो हायरार्की के हिसाब से अप्रूवल्स होना है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो डाल देते हैं कि भाई ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, इसके अप्रूवल के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन है, यहाँ पर आपका हायरार्की को फिक्स किया गया है ना।
और वहाँ पर या तो सेंट्रल अथॉरिटी एक होगा जी। या 10 हो सकते हैं. सो दैट इज मेंट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. वो एक गवर्नमेंट भी हो सकता है जी। क्योंकि वो एक कंट्री चला रहा है, तो वो एक कंट्री के हिसाब से अपना ब्लॉकचेन को डिफाइन किया, उसके सर्विसेज नीचे लोगों तक पहुंचाए. लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे. अभी लैंड है, लैंड रिकॉर्ड का ब्लॉकचेन के ऊपर लाना है, तो लैंड रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन में लाने के लिए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होंगे वो अथॉरिटी होंगे. और वैसा ही अगर कहीं आप हेल्थ का देखेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग अथॉरिटी होंगे उसमें. सो दे विल ऑथोराइज, क्योंकि वो वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन. अच्छा. एंड जहाँ तक पब्लिक ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो सबके लिए ओपन है. वो एक बार प्लेटफॉर्म बना के डाल दिया गया है एंड वो पब्लिक के द्वारा ही चलाया जाता है ना. Okay. और पब्लिक ही उसको कंट्रोल करती है, पब्लिक ही देख रही है उसको, पब्लिक के हिसाब से ही वो पूरा का पूरा वो पब्लिक के लिए बनाया गया है और ओपन छोड़ दिया गया है. तो सारा डेटा सारे पब्लिक के लिए ओपन है वहाँ. अच्छा. दैट इज पब्लिक ब्लॉकचेन बेसिकली. जैसे अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहें कोई. अभी जैसे अगर कहीं एक सिंपल एग्जांपल बताएं तो ब्लॉकचेन के ऊपर पूरे हैश कंटिन्यूअसली जितने भी जनरेट होते हैं, जो भी पब्लिक उसमें इन्वॉल्व है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन का हैश आपको कंटिन्यूअसली वहाँ पर दिखता है. ओके. अगर अपन उसको वापस एक करेंसी से ही जोड़ देते हैं, जी जी. जैसे बिटकॉइन को जोड़ दिए, हाँ. तो बिटकॉइन की सर्कुलेशन कितनी है उसने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, राइट. वो आप वेबसाइट उसके ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा. उसकी सर्कुलेशन जितनी है उससे ऊपर नहीं हो सकता. वो एक कॉइन कम नहीं हो सकता, एक कॉइन ऊपर नहीं हो सकता. तो सर्कुलेशन फिक्स है, आपको डिमांड मतलब आपको सप्लाई दिख गई. अब उसके यूज़र कौन कौन है, वो उसका एक आइडेंटिफिकेशन हैश जनरेशन हैश कोड के थ्रू में दिखता है. तो वो हैश एड्रेस के रूप में, तो वो जितने यूजर्स जो भी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, सारा ट्रांजैक्शन एवरी मिनट एवरी सेकेंड आपको ब्लॉकचेन के ऊपर विजिबल होगा. सो दैट इज बेसिकली आप जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है और ओपन है. सो एवरीबडी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द टोटल बिटकॉइन करेंसी. वो किसके वॉलेट पे कितना कनेक्ट कितनी करेंसी है, किसके वॉलेट पे कितना क्या है, वो सारा चीज़ रिकॉर्ड आपको वहाँ दिखता है. और वहाँ से अगर मूव हो रहा है तो वो मूव हो रहा है तो कहाँ गया है, तो यू कैन ट्रैक इट ऑल्सो. हाँ, नॉट ऑन द फॉर्म ऑफ किसी आदमी का नाम वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन हैश एड्रेसेस के थ्रू में डेफिनेटली यू कैन सी इट. सो अभी आपने जैसे करेंसी का जिक्र छेड़ा ही है. सो क्रिप्टो करेंसी में एक टर्म और हम लोगों ने उछलता देखा है, आर्बिट्रेज ट्रेड. जी. ये कैसे काम करता है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कैसे अप्लाई होता है? देखिए, अभी ट्रेडिंग तो कॉमन चीज़ है, सभी लोग मोस्टली आपके दर्शक भी जानते होंगे और हम भी जान रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है जी. और स्टॉक क्या नाम है, फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है जी. गोल्ड की भी ट्रेडिंग होती है, राइट. सिल्वर की भी ट्रेडिंग होती है. लॉट ऑफ थिंग्स आर ट्रेडिंग. सेम फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी. हर क्रिप्टो करेंसी का जितने, क्योंकि ब्लॉकचेन्स भी काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स है, खाली बिटकॉइन ही नहीं है, काफ़ी सारे ब्लॉकचेन है, लाइक इथेरियम का भी है, बिटकॉइन का भी है, सोलाना का भी है, मैटिक का भी है. सो सबके अपने अपने एप्लीकेशन से अपना अपना एडवांटेजेस हैं, राइट. तो सबकी अपनी करेंसीज हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज को आपको एक्सेप्ट करने के लिए, बाई करने के लिए आपको यू हैव टू हैव अ करेंसी. जी. सो वहाँ पर उन्होंने डिजिटल करेंसी को क्रिएट किया, राइट. तो ये जो करेंसीज का वैल्यू डिसाइड कैसे होता है, ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है बेसिकली. ओके. राइट. तो जब ट्रेडिंग होता है तो नेचुरली, जैसे अभी शेयर मार्केट में एक बायर आता है, खाली बायर 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 आ रहा है तो रेट बढ़ता हुआ जाता है, और सेलर 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 आता है तो रेट गिर जाता है. ये डिमांड और सप्लाई का खेल है पूरा. अगर कहीं हम शेयर मार्केट की भी बात करें, भाई कोई भी है, एक XYZ कंपनी का बड़ा शेयर है, ओवरनाइट 24 आवर्स में कोई रिजल्ट ऐसा चेंज नहीं होता जैसा रेट बढ़ जाता है. ओवरनाइट 24 आवर्स में ऐसा कोई लॉस नहीं हो जाता उनको. एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई लॉस नहीं हो जाता जिसमें उसका रेट गिर जाता है. ये बेसिकली ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, क्योंकि यूज़र उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, वो बाई कर रहा है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट के लॉ के हिसाब से चलता है, राइट.
उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का है। तो जैसे जैसे लोग वहाँ खरीदने जाते हैं, अब कई सारे एक्सचेंजेस है ग्लोबल लेवल पे, मोर देन एक 200 एक्सचेंज से ज़्यादा होंगे जिसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड होता है क्रिप्टो करेंसीज। और क्रिप्टो करेंसी के बात करें तो ब्लॉकचेन के ऊपर एक 100-150 कॉइन्स हो सकते हैं जी। और उसके सब्सिडरी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होता है तो उसका एक सब्सिडरी चीज़ें कई सारी रहती है, वैसे उसके सब्सिडरी में कई सारे टोकन्स हैं जो कॉइन और टोकन हम बोलते हैं। तो वो टोकन्स भी वहाँ पर लिस्टेड होते हैं। अब उसका ट्रेड जैसे होता है तो सब एक्सचेंज के ऊपर डिमांड सप्लाई अलग अलग होती है जी। तो सब एक्सचेंज के ऊपर रेट का डिफरेंस होता है, दैट इज अ वेरी नॉर्मल स्लाइट डिफरेंस होता है जी। अब उसको आर्बिट्राज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जितने एक्सचेंजेस के लाइव डेटा है उसको एपीआई के थ्रू में कैप्चर करते हैं, तो एक यूआई के ऊपर हमको पूरा डेटा दिखता है भी किस एक्सचेंज में क्या रेट दिख रहा है क्या रेट। अब इसमें एक्सचेंजेस में दोनों एक्सचेंज होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड टू डिसेंट्रलाइज्ड भी ट्रेड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड टू सेंट्रलाइज्ड भी होता है, और वाइस वर्सा दोनों चीज़ों में। तो हम अगर कहीं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के जो रेट्स हैं वो मेरे यूआई के ऊपर हम डिजाइन करके देते हैं कि ये यूआई के ऊपर, और उसके ऊपर हम बॉट डेवलप करके देते हैं, और वो पूरा रेट जहाँ कम में दिख रहा है वहाँ बाई करता है, और जहाँ ज़्यादा में दिख रहा है वहाँ सेल करता है। तो जो ट्रेडिंग में नॉर्मल रिस्क होता है, हर ट्रेड पे एक रिस्क होता है, उस रिस्क को वो एलिमिनेट करता है एक हद तक, क्योंकि वहाँ लॉस होने का संभावना नहीं है। आपने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तुरंत ट्रेड खत्म। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली आर्बिट्राज। ओके, मतलब लोअर सभी एक्सचेंजेस का रेट को पुल करते हैं एपीआई के थ्रू में, अपने वेबसाइट के ऊपर ये लोग कनेक्ट करते हैं डिसेंट्रलाइज, और उसमें जो कम रेट है उसके ऊपर बाई करता है, ज़्यादा रेट के ऊपर सेल करता है। वाइस वर्सा, अगर शॉर्ट होता है सेल और बाई का दोनों, वाइस वर्सा वो काम होता है। सो दैट इज़ बेसिकली आर्बिट्राज। सो आपके पास में कोई ऐसा केस जो जिसमें आपने वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया हो और सक्सेसफुली जी, कई सारे क्लाइंट्स को हमने बना के दिया है ये बॉट्स, राइट, और वो सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको ये सुनकर आश्चर्य भी होगा कि इतने प्रॉफिट निकालते हैं, ऐसा होता है भी है क्या करके। तो करीब करीब डेली मान लो हर ट्रेड के ऊपर एक आधा परसेंट 1% डेली का ये लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं बॉट के थ्रू में। अच्छा, सो महीने का ऑल अगर कैलकुलेट करोगे तो आप इट विल बी मोर देन 30%। अच्छा, और एक क्या, और रिस्क फैक्टर जीरो है, क्योंकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है तभी आपको पैसा निकल रहा है। अगर आपका, क्योंकि डिसेंट्रलाइज के ऊपर हो रहा है, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है तो आपका पेमेंट आपके पास है। सो विदाउट लूजिंग एनीथिंग, जस्ट exploring the technological advantage, you are taking the advantage of monetary benefit. Just without mentioning the name of client or brand, Right. कोई एक अमाउंट जो वो 30% आपने बोला है, अगर कहीं अपन ये बात करें, क्लाइंट का रहा होगा, नहीं क्लाइंट करके नहीं, मैं मतलब आर्बिट्राज में क्लाइंट में ऐसा होता है कि देखिए, अभी इट ऑल डिपेंड्स कि मैं अगर अपने लिए बात करूं जी, तो मैंने अपने खुद के लिए बनाया तो मेरा निकलता है खुद का 30%। अच्छा, मैं तो बाहर क्लाइंट की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग खुद ही 30% निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है। सी आई वाज सो ट्राइंग टू फैच आउट कि वो राइट फिगर मिलियन बिलियन कहाँ तक जा रहा है। हाँ, इट विल बी मिलियंस एंड बिलियंस ओनली। देखिए, आर्बिट्राज के अंदर अगर कहीं मैं एक आपको डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की बात करूं तो एक अभी वो $4 बिलियन का मार्केट है। ये जो बाई सेल और जो होते हैं, इसमें 4-5 पैटर्न होते हैं, 4-5 ट्रिक्स होते हैं, तो जिसके थ्रू में इवन वो बाई और सेल के लिक्विडिटी को भी, जिसको सैंडविच अटैक बोलते हैं, बाई सेल के लिक्विडिटी को भी फ्रीज करता है। और बायर जब आता है बाई करने के लिए, उससे पहले बॉट बाई कर लेता है और अब वायर को सेल कर देता है, तो वहाँ तो लॉस का कोई संभावना ही नहीं है ना। So this type of already bots is being developed by so many people. It's not only we. तो आर्बिट्राज बेसिकली इसी तरीके से वर्क करता है। उसमें क्या है, रिस्क फैक्टर एलिमिनेटेड है। हाँ,
सो इंडिया में अगर देखें तो क्रिप्टो करेंसी का अभी करंट सिनेरियो क्या है? इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में करंट सिनारियो की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्टेंस तो किया हुआ है, मतलब दे आर नॉट सेइंग इट इज़ इलीगल, दे अलाउड इट, बट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक 30% का टैक्स ब्रैकेट रखा हुआ है और अभी इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में डाला हुआ है जो लॉ, क्योंकि इसका कोई सेपरेट लॉ बना नहीं है तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में क्रिप्टो करेंसी को डाला हुआ है। और क्या बोलता है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो भी बाईलॉस होंगे वही इसके ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, ओके। हाँ, अब लेकिन इसका ब्रॉड वे में जो भी बाईलॉस बनने हैं वो अभी अंडर प्रोसेस है, कभी भी नहीं, सो इवन आफ्टर पेइंग दैट टैक्स यू विल बी फॉलिंग अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या बोलता है, वो सारे लॉस यहाँ पर अभी आपको अप्लाई होगा। सो आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में कितने % लोग या क्या एक वो अमाउंट है, ठीक है, करेंसी ऑब्वियसली विल बी मेजर्ड इन अमाउंट, तो कितना बड़ा मार्केट है अभी इंडिया में? अभी इंडिया में अगर कहीं मैं स्टेबल करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में एक स्टेबल करेंसी भी होता है, क्रिप्टो करेंसी का बाई सेल करने के लिए एक यूएसडीटी का उपयोग होता है जो स्टेबल करेंसी है विच इज़ बैक्ड बाय द डॉलर्स ओनली जी। सो उसको करेंसी ही माना गया है पूरे, और वो स्टेबल होता है। आप वो अमेरिका में भी जाओगे तो $1 में बिकेगा, दुबई में भी जाओगे तो $1 में बिकेगा, इंडिया में भी $1 में बिकेगा जी। तो वो जो स्टेबल करेंसी के डिमांड की बात करूं इंडिया में तो $10 बिलियन का मार्केट है। ओके, $10 बिलियन हु इज यूजिंग, हु इज बाइंग दैट, एंड वो सब जो का डेटा तो हमारे पास नहीं है, बट एक $10 बिलियन का मार्केट, बट इट्स ह्यूज, या इट इज ह्यूज। बट मार्केट परसेप्शन जिस तरीके से बना हुआ है, हाँ, उससे ये पिक्चर एकदम अलग है। हाँ, है ना? अगर इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, द मोमेंट एवरीबडी गेट्स द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट जी, लॉ बाई लॉ सब चीज़ों का जानकारी होने के बाद, अभी तो खैर काफ़ी जानकारी है लोगों को जी जी जी, और गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया हुआ है कि भाई आप 30% टैक्स दे दो। सो टैक्स देना तो हर जगह हम कमाते हैं तो हर जगह टैक्स देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट ये जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो मार्केट का 80% शेयर इंडिया का होता है जनरली, इंडिया इतना बड़ा बाजार है। ऑल्दो अभी रीच, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों का कमी है यहाँ पर जी। आपने अपनी बातचीत के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया जी कि डिजिटल करेंसी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है जी। वो कैसे, ये मतलब क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे बिटकॉइन हाल्विंग भी आपने सुना होगा, वो हाल्विंग का मतलब भी वो है कि भाई जैसे हर 4 साल के पीरियड के बाद हाल्विंग आता है, और उसमें जो भी कॉइन्स, जो बिटकॉइंस वगैरह हैं, जो भी जितने भी उनके वो है, वो जो माइनर्स के थ्रू में होता है और वो मतलब कम होता है। सो उस तरीके से ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। और दूसरी बात ये है कि वो फिक्स है। भाई इन्फ्लेशन कब आता है, आपके जो करेंसी है उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ती है। पैसा सबके पास है तो चीज़ की रेट बढ़ जाती है। जैसे भी कई कंट्रीज़ का अलग वो रहता है, तो वो जो नोट, आज अगर कहीं हम नोटबंदी के समय में देखें 16 लाख करोड़ का सर्कुलेशन बताया गया, 18 लाख करोड़ का सर्कुलेशन बताया, आज 40 लाख करोड़ का सर्कुलेशन है। तो नोट छपा, नोट सबके पास है, सर्कुलेशन में आ गया ना उतना बड़ा। तो अगर कहीं 60% 70% अगर सर्कुलेशन बढ़ गया है नोटों का, तो महंगाई तो बढ़नी है, क्योंकि पैसा सबके पास है, चीज़ें सबके पास नहीं है। सो वो चीज़ डिजिटल करेंसी में कंट्रोल होता है, क्योंकि वो फिक्स है, वहाँ वो बढ़ना नहीं है, वो फिक्स है। इधर आर वो ट्रांजैक्शन या जो हाल्विंग के समय में जो भी माइनर्स की जो भी चीज़ें आती है, वो सब चीज़ें कम, मतलब ट्रांजैक्शन के रूप में उसको बाहर कर लेते हैं। वो सर्कुलेशन कम हो सकता है, सप्लाई कम हो सकती है, सो फाइनेंशियल बढ़ नहीं सकती वहाँ जी। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज,
तो क्रिप्टो करेंसी कैसे, उसमें भी कुछ पार्ट अपना रोल अदा कर सकती है क्रिप्टो करेंसी? किसमें? आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज, मतलब उसमें क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली अभी जैसे वो था ना, बैंकिंग सर्विसेज में ऐसा है कि सभी लोग अपना अपना जैसे CBDC का बात हुआ, जी तो वो अपना करेंसी ला रहे हैं। जी तो नेचुरली जब वो करेंसी आएगी तो नोट का जो सर्कुलेशन है या जो भी है वो सारी जी चीज़ें वो गवर्नमेंट के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि नोट छापने का खर्चा नहीं, लॉजिस्टिक का खर्चा नहीं, ATM में गार्ड रखने का खर्चा नहीं, तो दे कैन सेव अ लॉट। भाई आज मिले, आज जैसे अभी आप हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट देखे होंगे कि 1 रुपये को छापने के लिए, 10 रुपये को छापने के लिए हमको 96 पैसे का खर्चा आता है एक नोट को छापने के लिए, राइट। जी तो अगर कहीं इतना खर्चा नोट, वो अल्टीमेटली इट इज़ अ बर्डन ऑन द पब्लिक ओनली, पब्लिक का ओनली। सो वो छापने के, ये डिजिटल करेंसी में वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट कैन सेव अ लॉट। वो ब्लॉकचेन को, मतलब उस टेक्नोलॉजी को इसीलिए तो अडॉप्ट कर रहे हैं और इसीलिए उस इस पर जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है पूरा। भाई नोट छपना ही खाली नहीं होता, छपने से लेके भेजने तक का सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक का खर्चा, सब फिर ये खर्चा। सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे खर्चा होता है। आम पब्लिक को डेफिनेटली इन चीज़ों का मालूम नहीं होता है नीचे लेवल पे। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी? डेफिनेटली इट विल बी अ ब्राइटर फ्यूचर। आज के डेट पे अगर ये तीन ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, तो आने वाले अगर हम बात करें तो आने वाले एक 5 साल के अंदर में इट विल बी अ बिगेस्ट मार्केट एज कम्पेयर टू द ऑल मार्केट्स। बट क्या इंडिया में मतलब इसका एडवांटेज लेने के लिए उतना प्रॉपर चीज़ें हो रही हैं, लीगलिटीज एंड उस तरीके से अगर देखें तो? अब देखिए, एक्सेस कितना वो इजी तो है? गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है। अब हाँ जब भी रिपोर्ट्स आते हैं तभी हम लोगों को भी पता चलेगा। जी अभी तो जी हाल फिलहाल में तो ये है कि दे दे आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट, भाई उसको नहीं, रेगुलराइज बिकॉज करे, सी सारी चीज़ें करे यू करके। यू आर इनटू दैट फील्ड, जी, so you know the advantages and the difficulties, you know, राइट। of that sector. डिफिकल्टीज मैंने बताया ना, कि जी क्या होता है कि सबका एक वो है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जी तो उसको सडनली चेंज करना इज नॉट हाँ नहीं, वो ठीक है कि देखिए, जैसा आपने बोला कि अगर हम लोग जब बात शुरू कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट टूल के तरीके से भी लेना है तो उसके प्रॉस कॉन्स हैं, ठीक है, वो हर सेक्टर में हैं, राइट। ठीक है। लेकिन आप क्योंकि उस सेक्टर में हैं, ठीक है, आप उसमें काम कर रहे हैं, जी, तो आपको मालूम है कि अगर गवर्नमेंट से या लीगलिटीज़ में हमें कुछ इस तरीके की सहूलियत मिल जाए तो शायद इस मार्केट को और ग्रो किया जा सकता है इंडिया में, या और ज़्यादा अच्छे तो से हो सकता डेफिनेटली है। जो भी इंडिया में ब्लॉकचेन एसोसिएशंस हैं, जी वो दे आर रीचिंग गवर्नमेंट एंड दे आर गिविंग ऑल द फीडबैक्स एंड दे आर सीकिंग गुड थिंग्स टू हैपन ऑन दैट। चल ही रहा है वो, मतलब बिहाइंड द सीन। जी बट गवर्नमेंट का अपनी प्रायोरिटीज है, तो उसके हिसाब से वो काम ले रहा है। राइट क्योंकि पहले जब 2018-19 में जब क्रिप्टो करेंसी को बैन बोला गया था, जी उसके बाद भी ब्लॉकचेन एसोसिएशन इंडिया का जो था वो सुप्रीम कोर्ट पे गया, उससे स्टे लेके आया, या उससे जो भी चीज़ें निकल कर आई, जी तो फाइनली इट इज़ एक्सेप्टेड। हम्म बाकी उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन का चीज़ है, या वो तो गवर्नमेंट का अपने नॉर्म्स है, उस हिसाब से टैक्सेशन ले रही है। हाँ, बट वो नॉर्म्स, ऑब्वियसली वो नॉर्म्स जो है वो सपोर्टिव है कि नहीं, वो भी एक हाँ, बिजनेस में although रहते हुए। इट इज़ अ बिग टैक्स, हाँ इसको बढ़ाना है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा जरूर। सो मतलब हाँ, इसमें एक और चीज़ निकल करके आती है कि क्या जो टैक्सेस हैं, ठीक है, वो वही है, फिर अगेन आई एम गोइंग टू दैट कंपैरिजन जी, कि इंडिया के टैक्सेस एंड द टैक्सेस अक्रॉस वर्ल्ड मैप, क्या वो सिमिलर हैं क्या, मतलब जो ट्रीटमेंट है क्रिप्टो करेंसी? अगर इंडिया और US की बात करें तो ये दोनों सिमिलर हैं, अच्छा ओके ऑलमोस्ट। बाकी अदर कंट्रीज में काफ़ी सारे टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वहाँ टैक्स ही नहीं लगते हैं। दुबई में जैसे 5% का टैक्स है। तो मुझे सर ब्लॉकचेन से रिलेटेड, अगर हम अभी क्योंकि आखिरी पड़ाव पर हैं अपने आज के एपिसोड के, सो आपके अभी तक के जो सबसे बेस्ट आपके ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हों और फ्यूचर में आने वाले, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली हमने कुछ क्लाइंट्स के लिए ब्लॉकचेन डेवलप किया है ऑलरेडी। जी
जैसे भी एक ये यूएस और दुबई के क्लाइंट हैं, उनके लिए हमने exvities.com करके एक ब्लॉकचेन डेवलप किया है। ओके। एंड उन्हीं क्लाइंट के लिए करीबन एक सूट ऑफ 12 एप्लीकेशंस जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं वो भी डेवलप करके दिए हुए हैं। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मार्लिन प्रोटोकॉल का ब्लॉकचेन या उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए भी हमारी टीम ने डेवलप करके दिया हुआ है। तो इसी तरीके से काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिसके ऊपर हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी और किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ये क्लाइंट्स, मतलब आर ये दीज सब फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और क्या? ये सब ब्लॉकचेन से जुड़े हुए लोग हैं अच्छा। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है ओके। ऑलरेडी, तो दे नो ऑल दिस थिंग्स, तो दे गिव देयर रिक्वायरमेंट्स, कैसे उनको क्या एप्लीकेशंस के ऊपर ब्लॉकचेन चाहिए क्या है, तो उस हिसाब से हमारा टेक्निकल टीम इवैल्यूएट करके उसको डेवलप करके देता है। अच्छा। और इवन ये आर्बिट्राज का सिस्टम भी हमने कुछ क्लाइंटों के लिए बना के दिया हुआ है। जी 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 जी। और फ्यूचर में क्या, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या रोल देखते हैं ब्लॉकचेन का जो है? देखिए, फ्यूचर तो अभी आने वाला टाइम में सब ब्लॉकचेन के ऊपर मैक्सिमम डेटा तो शिफ्ट होगा, जी, है ना। जी। ब्लॉकचेन का इम्पोर्टेंस आने वाले 5 साल के अंदर में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको आने वाले 5 साल में ग्लोबल लेवल पे। जी जी। राइट। सो आई एम श्योर एंड थैंक यू सो मच मूर्ति सर, इतना समय देने के लिए हमें। और वाकई में मतलब आज मैंने खुद पर्सनली जो है बहुत कुछ सीखा है ये सारा, और आपने ऐसे टॉपिक्स पे एक्चुअली बात की है जिनके बारे में जनरल पब्लिक उतना अवेयर नहीं है, उतना जानकारी नहीं है। और आई एम श्योर कि Web3 के जिस फेज़ में हम लोग जा रहे हैं और आपके जैसे एक्सपीरियंस लोगों के एक्सपीरियंस के साथ में लोग सीखेंगे और नई टेक्नोलॉजी जो है वो देश में आएगी। और ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा मुद्दा था जो है वो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला, ठीक है, वो जितना जल्दी दूर हो जाएगा तो शायद जो है फिर एक अलग क्रांति होगी शायद डिजिटल के फेज़ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, एंड इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू। और अभी हमारे पास तो जितने प्रश्न थे उतने हम लिमिटेड समय में आपसे कर पाए जी। हमारे ऑडियंस के लिए अगर आपसे कोई सजेशन लेना चाहे या कांटेक्ट करना चाहे तो क्या माध्यम हो सकते हैं जिनसे आप तक पहुंचा जा सके? मेरे एक्चुअली वंसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मेरा कंपनी है जिनका मैं को फाउंडर हूँ और फाउंडर मिस्टर वंसी अंधुपुरी हैं। तो उस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ आपको ऑफिशियल मेल आईडी भी मिल जाएगा, जो भी काइंड ऑफ हेल्प लगेगा उसके ऊपर अवेयरनेस के लिए, जानकारी लेने के लिए, तो वी आर ऑलवेज देयर, आवर टेक्निकल टीम इज ऑलवेज देयर। And similarly, you can give the number also, phone number also. ठीक है। सो वो आपका मोबाइल नंबर एंड वेबसाइट हम स्क्रीन पर डाल रहे हैं ताकि ऑडियंस जो है वो जिनकी अगर कहीं कोई जानकारी लेने की उत्सुकता है तो डेफिनेटली आपके ऑडियंस, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर जा करके और अपनी जो भी कन्फ्यूजन है उनको दूर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी रिक्वायरमेंट के लिए भी। बिल्कुल। एंड अगेन थैंक यू सो मच मूर्ति सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑडियंस एक बार फिर से जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल सेशंस लेकर के फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।